नमस्कार, द लीडर में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं मोहम्मद शोएब एडवोकेट जी और आप रिहाई मंच के संस्थापक हैं। साथ ही सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में भी आपने स्टेट प्रेसिडेंट के पद पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जो 2012 में जिन लड़कों पर ये आरोप था कि वो आतंकवाद से जुड़े हैं, आतंकवादी गतिविधियों को उन्होंने अंजाम दिया है, तो उनकी रिहाई के लिए आपके मंच ने क्या मुहिम चलाई थी? 2012 में तो मुहिम ये थी कि 2008 में दो लड़कों की गिरफ्तार दिखाया गया था आतंकवाद में। एक तारिक कासमी और दूसरे खालिद मुजाहिद। इन दोनों की गिरफ्तारी दिखाई गई थी बाराबंकी रेलवे स्टेशन से बाहर की, और वो गिरफ्तारी 22 दिसंबर 2007 की दिखाई गई थी। अच्छा। जबकि इनकी वो पहले से गिरफ्तार कर लिया था STF यूपी ने, और तारिक कासमी को 12 दिसंबर 2007 को गिरफ्तार किया था उसके घर से, और 16 दिसंबर 2007 को खालिद मुजाहिद को उनके कस्बे से गिरफ्तार किया था। और दोनों को अपने पास में रख करके टार्चर करने के बाद 22 दिसंबर को गिरफ्तारी दिखाई गई RDX के साथ, इनके साथ RDX भी बरामद किया गया था। और 16 दिसंबर 2007 के बाद जो है वो जौनपुर में बड़ा आंदोलन चला, और पब्लिक आंदोलन था वो। दोनों में कहा गया था कि दोनों को गलत पहले से गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको रिहा किया जाए, लेकिन रिहाई नहीं की गई, फर्जी मुकदमा उन पर कायम कर दिया गया। और उसको लेकर के फिर मायावती की सरकार ने एक आयोग बना दिया था, निमेश जांच आयोग जी। तो निमेश जांच आयोग ने एक जांच की थी। 2008 में ये जांच आयोग बनाया गया था। 2009 से जांच शुरू हुई थी, जिसमें मैंने तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद को रिप्रेजेंट किया था जी। और उनकी तरफ से मैं ही पेश होता रहा था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि तारिक कासमी की गिरफ्तारी 12 दिसंबर को हुई निश्चित है, और उसी तरह से खालिद मुजाहिद को भी 16 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, और इनको इलीगल डिटेंशन में रख करके टॉर्चर किया गया जी जी। इसकी पहले एक जांच कर ली जाए कि किन लोगों ने इन्हें गिरफ्तार किया, किन लोगों ने इलीगल डिटेंशन में रखा और टॉर्चर किया। उनकी शिनाख्त करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा। ये रिपोर्ट 31 अगस्त 2012 को पेश कर दी थी जस्टिस निमेश ने सरकार को, और उस वक्त सरकार थी हमारे सपा की, जिसके मुखिया उस वक्त थे, मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। उन्होंने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, कोई कार्रवाई नहीं। समाजवादी के मैनिफेस्टो में ये रहा था कि हम इन लोगों को रिहाई करवाएंगे। जी, समाजवादी के मैनिफेस्टो में कहा गया था, लेकिन मोदी की भी मैनिफेस्टो में कहा गया था कि हम 15 लाख रुपए हर एक नागरिक को देंगे जी। तो बिल्कुल इसी तरह का वादा समाजवादी ने किया था, सपा का भी हाँ, था। सपा का भी था। तो सपा ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए थे। जबकि समाजवादी अपने आप को एक मुस्लिमों की हितैषी मानती, हम लोग भी ऐसा मानते हैं। नहीं, घोषणा करती है। अखिलेश ने भी कोई काम नहीं मुसलमानों के लिए किया था, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ ही काम कर रहे थे, और उस रिपोर्ट को उन्होंने दबा करके रख दिया। अच्छा। जब 18 मई को मर्डर हुआ, उसकी क्या नाम, पुलिस कस्टडी में मर्डर कर दिया गया खालिद मुजाहिद का, फैज़ाबाद कोर्ट से लाते हुए जो लेकर के जाया जा रहा था लखनऊ जेल में, रास्ते में ही मर्डर हो गया। उस मर्डर की खबर मुझे भी मिली, मैं उस दिन था उस केस में, फैज़ाबाद की जेल कोर्ट में मैं था हाजिर, मेरी मुलाकात भी हुई थी। अच्छा खासा स्वस्थ था। अच्छा। और स्वस्थ हालत में वहाँ से निकला था, किसी तरह की बीमारी नहीं थी। बाद में कहा गया अपनी बीमारी से मरा, लेकिन बीमारी कोई थी ही नहीं। तो उसके खिलाफ फिर ये शुरू हुआ कि इसकी जांच कराई जाए कि ये इसका जो है मर्डर किया गया है, अपनी मौत नहीं मरा है। तो जांच तो खैर नहीं कराई गई। उसमें भी जो है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था
कि मौत का कारण नहीं पता किया जा सका है, जबकि अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री के बोले कि वो अपनी मौत से मरे हैं। ये पोस्टमार्टम से साबित नहीं हुआ कि वो किस वजह से नहीं, मरा? कोई साबित नहीं हुआ कि कैसे मरे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से ये कह दिया कि वो अपनी मौत मरे हैं, पुलिस को डिफेंड करने के लिए ये बयान दे दिया। हमने पुलिस के खिलाफ FIR भी कराई थी उनके घर वालों की तरफ से। तो इस तरह से बचाने की पूरी कोशिश की है अखिलेश यादव ने पुलिस वालों को, पुलिस ऑफिसर्स को, इसलिए कि उसमें IPS के जो उस वक्त के विक्रम सिंह गिरफ्तारी के वक्त में विक्रम सिंह DGP थे और ADGP लॉ एंड ऑर्डर थे ब्रिजलाल, और तमाम IPS रैंक के तमाम ऑफिसर से थे जो उन लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें टॉर्चर करने में फंस रहे थे। तो उनको बचाने के लिए सारी साजिशें हुई। इसलिए फिर हमने एक बड़ा आंदोलन बल्कि वहाँ पर किया लखनऊ में, और वहाँ पर धरना दिया विधानसभा के सामने, जो 121 दिन तक चला। 121 दिन के उस धरने का एक ही नतीजा मिला कि जो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी निमेश जांच कमीशन की, उस कमीशन की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख दी गई। आपकी कोशिशों से? हमारी कोशिशों का, लेकिन उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, लखनऊ कचहरी ब्लास्ट का मुकदमा लेने के नतीजे में मुझे वहाँ के वकीलों ने बहुत चोट पहुँचाई। मेरी एक आँख जाते जाते बची, चोट बहुत ज़्यादा लगी थी। ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हुआ, वहाँ जांच पड़ताल हुई, किसी तरह से ठीक हुआ, और फैज़ाबाद की कचहरी में करीब 300 किलो मिठाई, 300 किलो ने मुझे घेर लिया था। किसी तरह से पुलिस वालों ने मुझे बचाया, और फिर उन लोगों ने घेर करके मुझे मुलजमान की गाड़ी में उन्हीं के साथ बिठा करके कोर्ट कंपाउंड से मुझे बाहर किया। अच्छा। तब मेरी जान बची, नहीं तो शायद मैं उसी दिन मार दिया गया होता फैज़ाबाद की कचहरी में। आगे बात को बढ़ाते हुए ये जानना चाह रहे थे हम आपसे कि जैसे भाजपा की सरकार चल रही है आजकल, और ज़्यादातर जो कानून बन रहे हैं वो मुस्लिम विरोधी बन रहे हैं, शुरुआत कहाँ से हुई है? कहें कि देखिए, ये हमारी समझ है कि मुस्लिम विरोधी बन रहे हैं, बल्कि उनका प्रचार है कि मुस्लिम विरोधी कानून है। हालांकि वो कानून ना मुस्लिम विरोधी होते हैं और ना ही किसी मज़हब के विरोध में होते हैं। वो कानून आवाम के ख़िलाफ़ होते हैं, सारे कानून आवाम के ख़िलाफ़ होते हैं। जैसे पहला कानून CA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का था। उसमें ये कहा गया है, जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जो लोग ये नहीं साबित कर पाएंगे कि उस देश वो भारत के नागरिक हैं, ऐसे हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, जैनों और ईसाइयों को ये अधिकार है कि वो अपने को साबित करें कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से भगाए गए हैं और रिफ्यूजी हैं। अब ये बताइए कहाँ से ये आ गया कि जो है मुसलमानों के खिलाफ है? नहीं, हम लोग कानून तो नहीं कह रहा मुसलमानों के खिलाफ है। कानून ने ये इम्तियाज़ ज़रूर किया कानून ने। तो मुस्लिम धर्म उसमें क्यों छोड़ दिया गया? मुसलमानों को ये समझाया गया कि मुसलमानों के खिलाफ है, तो उन्होंने धर्म छोड़ा ना। मुसलमानों ने समझ लिया कि हमारे खिलाफ है। इसी तरह से जैसे फार्मर्स का कानून आया है, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पंजाबी किसानों के खिलाफ है, सिख किसानों के खिलाफ है। ऐसा तो नहीं है। नहीं, अगर कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं था तो उस एक धर्म को साथ में नाम लेने में क्या हर्ज था? नहीं, तो देखिए, असल में वो उसके ख़िलाफ़ था नहीं, मुसलमानों ने इसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून बना लिया, अपने आप समझ लिया कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, जबकि उस कानून के ख़िलाफ़ हिंदू मुसलमान को एक होकर के लड़ना था। अब मैं समझा दूँ आपको यूँ दूसरे तरीके से कि जो शख्स ये नहीं साबित कर सकता, वो हिंदू होते हुए नहीं साबित कर सकता कि वो इस देश में पैदा हुआ, उसके माँ बाप इस देश में पैदा हुए, उसके दादा इस देश में पैदा हुए और उस देश का नागरिक है,
वो कैसे साबित कर ले जाएगा? अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से नहीं आए, कैसे साबित करेगा कि वहाँ से आया? कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ ये माना जाएगा, हाँ। लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि सेकुलर देश है। कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होने का मतलब ये नहीं होता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जब कोई हिंदू ये नहीं साबित कर पाएगा कि वहाँ यहाँ का रहने वाला है, ये नहीं साबित कर पाएगा कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से आया है, तो उसकी जगह डिटेंशन सेंटर के अलावा दूसरी कहीं नहीं होगी, हाँ, दूसरी जगह नहीं होगी। अब अगर लोग हिंदू या बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई नहीं साबित कर पाएंगे कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या हिंदुस्तान से आए हैं, तो मुसलमानों के साथ उनको भी उसी डिटेंशन सेंटर में रहना होगा। और हम ये मान करके चलते हैं कि वो डिटेंशन सेंटर और कुछ नहीं है, गुलामों की कॉलोनी होगी। वो सिर्फ मुसलमान गुलाम नहीं होंगे, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सब के सब गुलाम उसमें रखे जाएंगे। ये जो कानून लाया गया है किसानी वाला, वो और क्या है कि खेती भी उन्हीं को दी जाने वाली है। प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा कि वो खेती करें, और ये गुलाम जो डिटेंशन सेंटर में होंगे, वो गुलामों की कॉलोनी होगी, वहाँ से बेगार करने के लिए वहाँ भेजे जाएंगे लोग कि उनके यहाँ बेगार करें, और खाना मिलेगा डिटेंशन सेंटर में, कपड़ा मिलेगा, कुछ करना नहीं। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के लिए अच्छी चीज़ है। सरकार कह रही ना, सरकार तो उल्टा कहती है कि डायरेक्ट आप एक अच्छे बंदे को बेच सकते हैं। मैं कहूँगा सरकार ये कह रही थी कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे, नहीं आए ना। तो उसी लाइन पर बात हो रही है कि सरकार का ये वादा झूठा हो गया है, तो आगे के वादे भी झूठे हो गए। बिल्कुल वही, जो करना है उसको उसका उल्टा कहती है सरकार। अच्छा, सरकार फ़ायदा पहुंचाती है कारपोरेट्स को और कहती है जनता को, आवाम को हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये है सरकार का तरीक़ा। सरकार हिंदू और मुसलमान के बीच में आवाम को बांट रही है, और किसान आंदोलन में जो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं उनको भी बांट रही है, सिख और हिंदुओं के नाम पर। तो बांट करके, आवाम को बांट करके, सिख के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर आपस में बांट करके आवाम को कमज़ोर कर रही है, आवाम की ताकत को कमज़ोर कर रही है, और सिर्फ कारपोरेट्स को पूरा फ़ायदा पहुंचा रही है। इसको न मुसलमान समझ पा रहा है, न हिंदू समझ पा रहा है। हिंदू के चक्कर में पड़ जाता है, मुसलमान के चक्कर में पड़ जाता है, और ये सरकार अपनी मनमर्जी करती मनमर्जी नहीं करती, कारपोरेट्स के कहने के मुताबिक उनकी मदद कर रही है कानून से। तो स्टोर को भी तो उन्होंने लीगलाइज कर दिया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, स्टोर नहीं कर सकता एक लिमिट से बाहर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस अमेंडमेंट ने, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अमेंडमेंट ने ये साफ कर दिया है कि अब कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी, कोई भी कारपोरेट, कोई एक अपना अलग एक व्यक्ति भी जितना चाहे स्टोर करे। जमाखोरी बढ़ जाएगी, जमाखोरी होगी। और जमाखोरी होने का नतीजा क्या होता है? एक वक्त जमाखोरी हुई थी जब यहाँ के खाद्य मंत्री हुआ करते थे रफ़ी अहमद किदवई। तो ये उनके जैसा आदमी था, जमाखोरों को चकमा दे करके उन्होंने कहा हम बाहर से गल्ला मंगा रहे हैं। अच्छा। और सब गल्ला निकलवा लिया था, जो जमाखोर जमा किए थे उनसे निकलवा लिया था। लेकिन ये सरकार जमाखोरों की सरकार है, उनकी मदद करने वाली सरकार है, तो वो ऐसा तो नहीं करने जा रही है। जमाखोर अपने स्टोर में, अपने गोदामों में भर लेंगे गल्ला ही नहीं बल्कि किसान का प्रोडक्ट जो बताया गया है उसमें गल्ला है, दूध है, अंडा है, मुर्गी है, बकरा है, या जो भी इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो खेती से और गाँवों से होते हैं, उन सब को किसानों का प्रोडक्ट बना है। और इन सब का अगर ये कंपनियां जमाखोरी करके जो रेट चाहेंगी, एक तो सस्ते दामों पर किसानों से खरीदेंगी, किसानों को नुकसान होगा। दूसरे जिस दाम से चाहेंगी बेचेंगी, तो जमाखोरी का नतीजा होता है महंगाई। उस महंगाई का जो मारा जाएगा महंगाई से, वो हर आम आदमी मारा जाएगा, आम नागरिक मारा जाएगा, और हर उपभोक्ता मारा जाएगा। महंगाई बढ़ेगी और सर पर चढ़ करके बोलेगी ये महंगाई, हम भूखों मरेंगे। और गरीब आदमी जिसकी
इनकम बहुत ही कम है, वो तो भूखों मरेगा ही मरेगा। किसान मरेगा भूखों, मजदूर भूखों मरेगा, छोटे कारोबारी भी, उनका कारोबार भी बंद हो जाएगा। इसलिए कि जब कंपनियां अपने यहाँ स्टोर कर लेंगी, छोटे कारोबारियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो इस तरह ये आवाम मुखालिफ सारे कानून हैं। इन सारे कानूनों को ख़त्म करने के लिए आवाम को कूदना पड़ेगा, सिर्फ किसानों को नहीं। जब तक आवाम नहीं कूदेंगे इसमें, तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। बहुत इस अच्छी तहरीक को जानकारी। जन तहरीक बनाना पड़ेगा, जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी जानकारी उम्मीद है हमारे दर्शकों को मिली होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए। आज बस इतना ही, नमस्कार।